सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व एकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड 4 सेमेस्टर का जो नया राजन सीरीज है 2025 संस्करण यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं। इस नई राजन सीरीज को मैं पूरा आपको एक एक प्रश्न डिस्कस करा रहा हूँ। पिछले क्लास में मैंने स्टार्ट किया था जिसमें 25 प्रश्न मैंने कराए थे। ये आपका बहुविकल्पी का पार्ट 2 है। बहुविकल्पी और उसके बाद अति लघुत्तरी, फिर लघुत्तरी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पूरा सीरीज जो है आपका डिस्कस होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं और जैसे एग्जाम जब होता है तो भी मैं डिस्कस कर देता हूं उस दिन भी, और बाद में भी मैं सॉल्व करा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और मॉडल पेपर्स भी आपको मिलेंगे। मॉडल पेपर्स मैंने पहले भी करा रखे हैं, एग्जाम टाइम में भी आपको मिलेगा। तो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा और पूरा सिलेबस जो है मैं हैंड रिटन नोट्स से भी करा चुका हूं और इस तरीके से बोर्ड पे भी करा चुका हूं, जो कि आधा आपको यहाँ पे यूट्यूब पे मिलेगा। और कंप्लीट अगर आप सब कुछ चाहते हैं कि आपको नोट्स का पीडीएफ मिल जाए, सारी क्लासेस मिल जाए और आपको राजन कौन सीरीज का पीडीएफ मिल जाए, ये सारी सुविधाएं अगर आप चाहते हैं तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी ऐप पे। ऐप का लिंक नीचे दिया गया है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी। अब यहाँ पे इस क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे आज जो है पार्ट 2 में प्रश्न संख्या 26 से। देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 26 है, बेलन के आयतन का सूत्र है। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? बेलन किस तरीके से आपका होता है? इस तरीके से ये सिलेंडर, और इसमें क्या होता है, ऊपर नीचे वृत्त होता है। ऊपर नीचे क्या होता है, ये वृत्ताकार होता है। और वृत्त का आपको पता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। और इस बेलन की ऊंचाई हम लोग कितना लिखते हैं, एच लिखते हैं। तो यही इन दोनों का गुणा कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यही होता है बेलन के आयतन का सूत्र। मतलब आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, यही आपको दे देता है। इस तरीके से आपको रटना नहीं पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा। और यहीं से आप चाहें तो यहीं पे मैं आपको बता देता हूं, यहीं इसी में अगर शंकु ऐसे बना हो, एच ऊंचाई का हो और जिसकी त्रिज्या यही आर हो, तो इसका कितना होता है, इसका जो आयतन होता है वह होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसी का 1/3, इसी में 3 से भाग कर दीजिए पाई आर स्क्वायर एच में, तो ये आपको मिल जाएगा बेलन का आयतन। ठीक है, कितना जगह घेर रहा है वही होता है आयतन। तो बेलन घेरता है पाई आर स्क्वायर एच, और ये आपका शंकु का जो आयतन होता है, कोन जोकर की टोपी, तो वो हो जाता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये सूत्र इस तरीके से आपको याद हो जाएगा और आप सॉल्व करोगे प्रश्न तो भी आपको याद रहेगा। अब देखिए, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र, वक्र पृष्ठ का सूत्र मतलब कि जो हिस्सा आप छू सकते हैं, जो गोल हिस्सा होता है, जो गोलाकार हिस्सा होता है जिसको आप टच कर सकते हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा छोड़ दीजिए। जब बोलेगा संपूर्ण वक्र पृष्ठ तो ये ऊपर वाले वृत्त का और नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दीजिएगा। नहीं तो इस जो वृत्त है इसका परिधि कितना होता है, परिधि होता है 2 पाई आर और ऊंचाई है h, तो यही गुणा कर लीजिए 2 पाई आर इंटू एच। यही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए में जो दिया है, यही होता है बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र। यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, जब आयतन होगा तब क्षेत्रफल, नहीं तो जब आपसे वक्र पृष्ठ पूछ रहा है तो वक्र पृष्ठ का मतलब हो गया केवल क्षेत्रफल। और आयतन में क्या होता है, क्षेत्रफल में 2 लंबाइयों का गुणा होता है और आयतन में 3। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब आप वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो आपको अगर सब सेंटीमीटर में दिया है तो वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, और अगर सब मीटर में दिया है तो वर्ग मीटर में आएगा। लेकिन आयतन में क्या होता है, आयतन में आपका वॉल्यूम निकलता है जो कि घन मीटर या घन सेंटीमीटर में आता है। ठीक, तो इतना आप अब रिलेट करके समझ पा रहे होंगे। और यहीं पे अभी संपूर्ण का पूछेगा तो ऊपर नीचे आप वृत्त का क्षेत्रफल इतने में जोड़ देंगे। देखिए, पूछ लिया बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वो आपने देखा था कितना था, 2 पाई आर और
इंटू एच, ये था बेलन के वक्र का जो तिरछा वाला भाग है, जो घुमा हुआ भाग है उसका, और इसी में जोड़ दीजिए दो वृत्त का, तो 2 गुणे पाई आर स्क्वायर, 2 वृत्त का क्षेत्रफल, ये आपने जोड़ दिया। अब यहाँ पे देखिए 2 पाई और आर कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए, 2 पाई आर कॉमन हो गया, यहाँ बचेगा एच और यहाँ बचेगा आर, तो एच प्लस आर ब्रैकेट में बच गया और बाहर है 2 पाई आर। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से भी लिखा जाता है, और ये तो है ही, तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे दिया गया है 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यही आपका ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से आपने मिनटों में देख लिया कि किसका आयतन कितना होता है, किसका संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है और वक्र पृष्ठ कितना होता है। तो इस तरीके से ये आप समझ गए। इसके देखिए अगला प्रश्न है 29, यदि बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, तो आयतन होगा। अब देखिए सीधे आपके बेलन के आयतन पे आपको प्रश्न पूछ रहा है, बिल्कुल सूत्र आपको पता है, बेलन का आयतन लिखिएगा कितना होता है, जो उसका वृत्त का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई, 2 आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यही होता है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए, देखिए यहाँ पे पाई में वैल्यू नहीं आया तो पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 इंटू आर कितना है, त्रिज्या जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 2 गुणे 2 और ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ 7 हर में है, यहाँ अंश में है, ये कट जाएगा और अब गुणा कर लीजिए, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 और सब कुछ सेंटीमीटर में दिया गया है, तो सेंटीमीटर क्यूब या इसी को लिखते हैं 88 घन सेंटीमीटर, दोनों बात एक ही है, ठीक है। चाहे सेंटीमीटर क्यूब लिख दीजिए चाहे घन सेंटीमीटर लिख दीजिए, जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया गया है। जल्दबाजी में इसको मत लगाइएगा, घन सेंटीमीटर देख के ही लगाइएगा, और जब भी प्रश्न सॉल्व करिएगा यूनिट जरूर देखा करिए, यूनिट जरूर लिखा करिए। जैसे कि यहाँ पे आपको फंसाने का प्रयास हुआ है, ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न क्या 30, पाई का मान है। पाई का मान देखिए हर जगह हम इस्तेमाल करते हैं 22/7, जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा, जबकि ये अप्रोक्सीमेट लगभग वैल्यू होती है 22/7, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। पाई आपका परिमेय संख्या नहीं होता है जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकें, यहाँ पे व्यक्त हमने किया है लगभग को, ये लगभग प्रश्नों में आसानी से सॉल्व हो जाए इसलिए वैल्यू यूज होती है, नहीं तो वैल्यू जो होती है 3.141 ऐसे करके चलती जाती है, ठीक है। ये कभी वैल्यू दशमलव के बाद वाली समाप्त नहीं होती है, इसीलिए इसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं पाई को, ये ध्यान रखिएगा। आपके टेट परीक्षा में भी पूछा गया है, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 31 है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई बताइए यदि ऊंचाई जो है वो h है और त्रिज्या जो है r है। अब देखिए शंकु में तिर्यक ऊंचाई यल जिसे लिखते हैं, ठीक है, ये आपका शंकु हो गया, और शंकु में आपको पता है क्या होता है, शंकु में एक लंबवत ऊंचाई h होती है और आधार की त्रिज्या ये h हो गया और वृत्त की त्रिज्या r हो गई, और ये होती है तिरछी ऊंचाई l। अब ये क्या है, ये लंबवत है, ये 90 अंश का है, तो ये त्रिभुज जो बन रहा है AOB, इसमें त्रिभुज AOB में अगर आप लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो जो कर्ण का वर्ग होगा L का स्क्वायर जो होगा वह बराबर होगा लंब और आधार के वर्ग के योग के, ठीक। तो यहां से L बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट, ये स्क्वायर उधर जाएगा अंडर रूट हो जाएगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए किसमें आपको L की वैल्यू L बराबर जो हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई जो हो जाएगा आपका वह r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर या h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर भी लिख सकते हैं जो कि यहाँ लिखा है, तो इस तरीके से ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा।
इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 32 है, शंकु का आयतन बताइए यदि ऊंचाई h हो और त्रिज्या r हो। शंकु का आयतन अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, बेलन के आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और इसी का 1/3 ये हो जाता है आपका शंकु का आयतन, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है 1/3 आर स्क्वायर इंटू एच। ऑप्शन डी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 33 है, एक पासे में कुल कितने परिणाम होते हैं। एक पासा, एक लूडो की गिट्टिक में कितने परिणाम हो सकते हैं। जब आप लूडो की गिट्टिक फेंकते हैं तो उस पे क्या क्या आता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो ये कुल कितने परिणाम हुए, कितने तरीके के रिजल्ट हुए। कुल 6 तरीके के रिजल्ट जो हैं आपको मिल सकते हैं। तो ऑप्शन ए 6 जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 34 है, एक पासे को ऊपर उछालने पे 5 से बड़ा आने की संभावनाएं हैं। 5 से बड़ा आने की संभावना आपको बतानी है, प्रोबेबिलिटी आपको बताना है, ठीक है। तो अब देखिए प्रायिकता जब भी आप निकालते हैं तो 2 चीजें दिमाग में लेके चलते हैं, क्या कि हमारे अनुकूल घटना कौन सी है और कुल घटनाएं कितनी घटित हो सकती हैं। तो प्रायिकता प्रोबेबिलिटी P बराबर आप लिख सकते हैं अनुकूल घटना, अनुकूल घटनाएं और बटे कुल घटनाएं, ये होता है आपका प्रोबेबिलिटी का सूत्र। अब अनुकूल घटनाएं कितनी है हमारी, अब अनुकूल घटना के बारे में आप सोचिए तो 5 से बड़ा, 5 से बड़ा पासे पे क्या आ सकता है। देखिए पासे पे अगर हम देखें तो क्या क्या आता है, पासे पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। तो 5 से बड़ा क्या है, केवल एक 6 है। तो हमारे अनुकूल घटना जो घटित हो सकती है वह कितनी है, 1 है। और कुल घटनाएं जो घटित हो सकती हैं 1 से 6 में कुछ भी आ सकता है। तो कुल घटनाएं कितनी घटित हो सकती हैं, 6। हमारी प्रतिदर्श समष्टि यही है, सैंपल स्पेस जो जिसे बोलते हैं, जो कुल घटनाएं घटित हो सकती हैं वह है 6, और हमारे अनुकूल घटना जो घटित हो सकती है वह केवल 1 है। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, प्रायिकता हो जाएगा 1/6। ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 35 है, एक पासे को उछालने पर विषम अंक आने की संभावना है। अब आप समझ गए हैं कि प्रायिकता कैसे निकालते हैं, अनुकूल घटना और बटे कुल घटना। अब एक पासे को फेंकेंगे तो कुल 6 घटनाएं घटित हो सकती हैं, ये आपको पता चल गया। अब पूछ क्या रहा है, विषम अंक आने की संभावना, विषम अंक। अब देखिए विषम अंक क्या होते हैं, देखिए कुल जो घटनाएं घटित हो सकती है वो यही है, 1 2 3 4 5 6। अब विषम अंक कौन कौन से होते हैं, ऑड नंबर्स, तो जो 2 से नहीं कटते हैं वो आपके होते हैं विषम अंक। यहाँ पे क्या है 1 3 और 5 जो है, अगर इन तीनों में से कोई आता है तो वो होगा विषम अंक, और वही उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि विषम अंक आने की संभावना क्या है, यानी कि हमारी अनुकूल घटनाएं क्या है, या तो 1 आ जाए या 3 आ जाए या 5 आ जाए। तो ये 3 घटनाएं ऐसी घटित हो सकती हैं जो हमारे फेवर में होंगी, जो विषम अंक ला करके देंगी, इस घटना के फेवर में होंगी विषम अंक आने की। तो कुल ऐसी घटनाएं 3 घटित हो सकती हैं, तो लिखिएगा 3 और बटे कुल घटनाएं 6। तो ये हो जाएगा 3 से ऊपर नीचे काट देंगे 1 और 2, 1/2। प्रायिकता कितनी आ गई, 1/2। ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 अंक हैं और 6 में से 3 सम है, 3 विषम है, तो वैसे ही आधा आधा हो गया, और प्रोबेबिलिटी भी आधा यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आधा चांस है कि विषम संख्या आ जाए। अब इसके बाद देखिए संख्या 36 है, 2 3 7 9 और 5 में बहुलक है। अब यहाँ पे समझिए कि 5 संख्याएं दी गई हैं, 2 है, 3 है, 7 है, 9 है और 5 है।
और सभी संख्या देखिए एक एक बार आ रहा है। और बहुलक क्या होता है? बहुलक वह संख्या होती है किसी भी आंकड़े में जो सबसे अधिक बार आई होती है। अब यहाँ पे तो कोई ऐसी संख्या मिल नहीं रही है जो सबसे अधिक बार आई, क्योंकि सभी जो है एक एक बार आए हुए हैं। तो चाहे आप सबको बहुलक कह दीजिए, सबको तो बहुलक कह नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे कोई बहुलक है ही नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी लगा देंगे, इनमें से कोई नहीं। अब भाई 2 को नहीं बहुलक कह सकते हैं, 3 को नहीं, 5 को नहीं, किसी को भी बहुलक यहाँ पे या तो सबको कहिए, तो कोई मतलब नहीं है बहुलक का। और यहाँ पे तो इसीलिए ऑप्शन डी जो हो जाएगा सही, इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे कोई बहुलक नहीं होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 37 है, किसी सिक्के को उछालने पर शीर्ष हेड आने की संभावना है। किसी सिक्के को हम उछालते हैं तो 2 चीजें होती हैं, या तो हेड आता है या फिर टेल आता है, यही 2 चीजें होती हैं, यही 2 घटनाएं घटित हो सकती हैं। अब पूछ रहा है प्रायिकता क्या? हेड ऊपर आने की। देखिए तो कुल घटनाएं कितनी घटित हो सकती हैं? 2, और हेड जो है वह कितनी घटना है? हमारे अनुकूल हेड भी आने की घटना क्या है? 1 है, तो लिखिएगा 1/2, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा 1/2, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आधा आधा होता है प्रोबेबिलिटी, आधी संभावना होती है हेड आने की। 1/2 माने क्या? आधा संभावना होता है कि हेड आ जाए, आधा संभावना होता है टेल आ जाए। इसीलिए मैच में क्या होता है? क्रिकेट के मैच में टॉस होता है, क्योंकि ये बिल्कुल फेयर डिसीजन होता है, या तो हेड आ सकता है या टेल, किसी के भी पक्ष में कुछ भी आ सकता है। तो इस तरीके से अब इसके बाद देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 38 है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता। अब 2 सिक्के जो हैं वह एक साथ उछाले जा रहे हैं। ये सारा जो है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। यहाँ पे ढेर सारे एक्सपेरिमेंट मैंने आपको कराए हैं। 1 सिक्का उछालने पे, 2 सिक्का उछालने पे क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, 3 सिक्का उछालने पे क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, और 3 सिक्के के बाद मैंने 1 पासा 2 पासे फेंकने पे, या 1 सिक्का 2 पासे, 1 सिक्का और 1 पासा फेंकने पे क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, ये सब कुछ मैंने क्लास में कराया हुआ है। तो जिसने क्लास नहीं लिया है वो क्लास ले ले, और यहाँ पे तो मैं समझाते चल रहा हूं, ठीक है। अगर अच्छे से आपको स्थिर दिमाग से आपके पास समय है तो समय अपना क्लास में जरूर इन्वेस्ट करिएगा। वहां पे मैंने बहुत अच्छे ढंग से आपको पढ़ाया है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ भी आपको क्लियर होते ही चलेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, लेकिन वो कर लेते हैं अगर आप क्लास, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और हर एक चैप्टर की समझ जो है आपकी वो बेहतर हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत समय का नहीं है, बहुत मैं खींचता नहीं हूँ क्लासेस को, बहुत ही प्रिसाइज वे में और बहुत अच्छे से ढंग से सारी चीजें आपको बता देता हूँ, आपको एक बार में समझ में आ जाती होंगी। अब देखिए 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पे, तो जब 2 सिक्का आप उछालोगे, ऐसे 2 सिक्का आप लेकर के देखो अपने हाथ में, जब उछालोगे तो पहले पे हो सकता है हेड आए, या दूसरे पे टेल आए, या फिर हो सकता है, मतलब जो घटनाएं होती हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए पहले पे हेड आ सकता है और दूसरे पे टेल, या फिर पहले पे टेल आ सकता है और दूसरे पे हेड, या फिर ऐसा हो जाए कि दोनों पे टेल आ जाए, या फिर ऐसा हो जाए दोनों पे हेड आ जाए। यही 4 घटनाएं होती हैं 2 सिक्कों को एक साथ उछालने के पर। इस 4 घटना से अलग कुछ नहीं होता है, ठीक। अब देखिए प्रोबेबिलिटी में हम क्या लिखते हैं? हमारे अनुकूल घटना ऊपर, अनुकूल घटनाओं की संख्या बटे कुल घटनाएं। कुल घटनाएं जो घटित हो सकती हैं वो 4। 2 सिक्का आपने उछाला एक साथ, कुल घटना कितनी घटित हो सकती है? 4। अब पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि शीर्ष आने की प्रायिकता। 2 सिक्का उछाला और शीर्ष आने की प्रायिकता। अब यहां पर देखिए कुछ बोला नहीं है कि किसी एक सिक्के पे शीर्ष आने की प्रायिकता, या पहले सिक्के पे शीर्ष आने की प्रायिकता, या दोनों सिक्कों पे। लेकिन यहाँ पे अंडरस्टूड है, आप भाषा से समझिए कि 2 सिक्कों को उछाला गया है और शीर्ष आने की संभावना जब पूछ रहा है तो इसका मतलब यही है कि दोनों सिक्कों पे शीर्ष आने की संभावना पूछ रहा है।
तो दोनों सिक्कों पे शीर्ष आने की संभावना देखिए, यहाँ पे एक केस ऐसा है कि जब दोनों सिक्कों पे शीर्ष आएगा, तो यहाँ पे केवल एक घटना है जब दोनों सिक्कों पे शीर्ष आए, तो 1/4 ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहीं पे बोल देता कि दो सिक्के उछाले गए और दोनों सिक्कों में किसी एक पे शीर्ष आने की संभावना क्या होगी, तो किसी एक पे अगर शीर्ष आप देखते, ठीक है, ये तो आपने कर लिया। अगर पूछता किसी एक पे शीर्ष, तो किसी एक पे शीर्ष यहां आ रहा है, यहां आ रहा है और यहां भी आ रहा है, दोनों पे शीर्ष आ रहा है। हमको तो चाहिए किसी एक पे शीर्ष, तो किसी एक पे शीर्ष आपको 3 घटना पे मिलता, तो हमारे अनुकूल घटना होती 3 और कुल घटनाएं 4, 3/4 ये हमारी प्रायिकता हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से इन सभी प्रश्नों को आप जितना इंटरेस्ट लेकर के करेंगे उतना आपको चीजें समझ में आएंगी, क्लियर होंगी, इसलिए क्लास जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर शीर्ष आने की संभावना। अब देखिए 3 सिक्कों का एक्सपेरिमेंट आ गया, 3 सिक्कों को जब एक साथ फेंका जाता है तो क्या क्या घटनाएं होती हैं, ये देखिए। हम लेकर के चलते हैं कि मान लेते हैं पहले सिक्के पे हेड आ रहा है, तो बाकी दोनों सिक्कों पे क्या टेल आ सकता है, या फिर पहले पे हेड आ रहा है तो दूसरे पे हेड आ सकता है और तीसरे पे टेल आ सकता है, या फिर पहले पे हेड आ रहा है दूसरे पे टेल आ रहा है और तीसरे पे हेड आ जाए, या फिर क्या हो सकता है कि पहले पे हेड आ रहा है और बाकी दोनों पे भी हेड आ जाए, ये हो सकता है। ठीक, और इसी तरीके से पहले पे अगर टेल आ रहा है तो बाकी दोनों पे हेड आ सकता है, या फिर पहले पे टेल आ रहा है तो दूसरे पे भी टेल आ जाए और तीसरे पे हेड आ जाए, या फिर क्या हो सकता है पहले पे टेल आ रहा है तो दूसरे पे हेड आ जाए और तीसरे पे टेल आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि तीनों पे ही टेल आ जाए। ये 8 घटनाएं आपकी घटित हो सकती हैं। जब 3 सिक्का एक साथ उछाला जाएगा तो ये 8 घटनाएं घटित हो सकती हैं, इसके अलावा कोई और अलग घटना घटित नहीं होगी। यही जब आप 3 सिक्का एक साथ उछालोगे तो इसी में से कोई घटना जो है आपको देखने को मिलेगा कि हाँ पहले पे हेड आ गया, दूसरे पे टेल आ गया और तीसरे पे हेड आ गया, तो ये देखोगे कि आपको यहाँ पे वो घटना दिख रही है। यही 8 घटनाएं घटित होती हैं। अब कुल घटनाएं क्या घटित हो सकती हैं, कुल घटनाएं जो घटित हो सकती हैं वह हो सकती हैं 8, ये आप समझ गए। इसी को बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस। किसी भी घटना पे, किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो आउटकम्स हो सकते हैं, जो परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। अब यहाँ पे कुल घटनाएं जो घटित हो सकती हैं 8। अब आपसे पूछ क्या रहा है, बोल रहा है कि 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर शीर्ष आने की संभावना। अब शीर्ष आने की संभावना यहां भी बोल दिया, तो शीर्ष आने की संभावना मतलब कि तीनों सिक्कों पे आपसे पूछ रहा है। जब लिखा नहीं है तो इसका मतलब तीनों सिक्कों पे पूछ रहा है, तीनों सिक्कों पे शीर्ष आने की संभावना क्या है। तो एक ऐसा केस आपको मिल रहा है जब तीनों पे शीर्ष आ रहा है, और कोई ऐसा केस नहीं है कि तीनों पे शीर्ष आ रहा हो। तो ये जो हो जाएगा केवल एक ऐसी घटना है जो जहां पर तीनों सिक्कों पे शीर्ष आएगा, तो ये हो जाएगा 1/8 प्रोबेबिलिटी। ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 40 है, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर पुच्छ आने की संभावना। अब देखिए कुल कितनी घटनाएं हो सकती हैं, एक साथ उछालने पर 8 घटनाएं हो सकती हैं 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर। अब पुच्छ आने की, पुच्छ मतलब कि टेल, तो टेल जो है वो कितने केस पे, टेल यानी कि तीनों पे टेल, तो तीनों पे टेल केवल एक घटना है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/8। ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे तीनों पे हेड आने की संभावना केवल 1/8, वैसे ही तीनों पे टेल आने की। अब देखिए 3 सही 3/8 का घनमूल ज्ञात कीजिए, तो इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 त्रिक 24, 3 27, 27/8, और इसका घनमूल लेना है आपको, तो करनी लगाइए और करनी की घात कितनी होगी 3। अब देखिए 27 को कितना लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, और इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब। ये क्यूब रूट है
और इसमें है 3/2 का होल क्यूब। अब देखिए करनी में जो है उसका भी घात 3 है, ये भी घात 3 है, तो करनी हट जाएगी, करनी और ये घात आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा 3/2। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 42 है, एक वर्ग का विकर्ण 5√2 सेमी है तो वर्ग की भुजा होगी। अब कोई भी वर्ग है तो वर्ग में क्या होता है, जो विकर्ण होता है, अगर वर्ग क्या होती है, अगर एक भुजा ए है तो सभी भुजाएं जो होती हैं आपस में बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं ए होंगी। और विकर्ण क्या होता है, यही डायगोनल, और ये कितना होता है, वर्ग के सभी कोण 90 अंश के होते हैं। तो अब अगर हम लोग ये वाला निकालना चाहें ए बी सी, अगर ए सी भुजा अगर हम लोग निकालना चाहें तो ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा, ए बी का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा 2a² और ए सी बराबर लिखना चाहेंगे तो √2a², ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो ये a जो है बाहर आ जाएगा, तो ये a√2। इसका मान कितना आ गया, अगर भुजा a है तो इसका मान होगा a√2, और यहाँ पे सीधे आपको विकर्ण का मान दिया गया है, यानी कि a√2 की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 5√2। अब √2 को इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 5√2 बटे √2, √2 से √2 कट जाएगा और a का मान कितना आ जाएगा, 5। ठीक, सिंपली आप याद भी रख सकते हैं कि किसी वर्ग की भुजा अगर a है तो उसका विकर्ण जो होता है a√2 होता है। ठीक, तो यहां से सीधे आप रख देते a√2 बराबर 5√2, तो a का मान कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया है 5 सेंटीमीटर, यह बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 43 है, एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या होगी। एक पासा फेंका गया और फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि क्या है, मतलब कि पासा फेंकने पे क्या क्या आ सकता है, तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गई प्रतिदर्श समष्टि। अब प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या, अब देखिए एक जो होता है वो ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य होता है, 2 हमारा अभाज्य होता है, 3 अभाज्य होता है, 4 भाज्य हो जाता है और 5 अभाज्य होता है, 6 भाज्य होता है। यानी कि अभाज्य संख्याएं क्या हैं, 2 3 और 5। और पूछ क्या रहा है, अभाज्य संख्याओं के अवयवों की संख्या, मतलब कि जो अभाज्य संख्याएं हैं वो कितनी होंगी, तो यहाँ पे 3 अभाज्य संख्याएं होंगी, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा 3, ये बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 44 है, 0 और यहाँ पे 5 बार 0 है और 8 का घनमूल। अब घनमूल का मतलब क्या होता है, किसी संख्या का घनमूल का मतलब हो जाता है ऐसी कौन सी संख्या है जिसका हम 3 बार गुणा करें तो हमको ये संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए यहाँ पे 0.02 का आप 3 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 स्थान पे दशमलव है, तो जब गुणा करेंगे 3 बार तो 6 स्थान पे दशमलव लगेगा और 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 के आगे 5 जीरो आप लगा देंगे, यही 6 स्थान पे दशमलव होगा और यही आपको यहाँ पे प्रश्न में पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 45 है, परिमेय संख्या ऋण 4/5 तथा 8/15 का भागफल है। ऋण 4/5 भागा 8/15, यही आपसे पूछ रहा है। तो सबसे हर में जो होता है उसका गुणा अंश में हो जाता है और ये अंश का गुणा हर में हो जाता है, तो ये हो जाएगा ऋण 4 गुणे 15/5 गुणे 8। 5 से काटेंगे 5 3 15 और ये 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 4 1 9 8, तो ऋण 3 और बटे 2, ऋण 3/2 ये आपको दिया गया है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे ये सही हो जाएगा। बस परिमेय संख्याओं का भाग करना था, कर लोगे आप आसानी से, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं जहां पे लिखा हो ऋण 4/5 भागा 8/15। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऋण 4/5 और भाग के चिन्ह को गुणा में बदल सकते हैं। कैसे, इसको पलट दीजिए, 8/15 है
तो 15/8 हो जाएगा। अंश को हर कर दीजिए, हर को अंश कर दीजिए, बाद वाले भिन्न को पलट दीजिए और चिन्ह को परिवर्तित कर लीजिए। तो इसी तरीके से यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे ऋण 3/2। ठीक, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, cot 30/tan 45। cot 30 का मान होता है √3 और tan 45 होता है 1, तो मान कितना आ गया, √3। ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 47 है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 वर्ग सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या है। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², जो कि दिया गया है 8800, और पाई का वैल्यू 22/7। पाई का जो मान होता है वो कितना होता है, 22/7, और गुणे r², त्रिज्या आपको निकालना है, 8800 है ये। और अब r² बराबर कितना हो जाएगा, 8800, और 7 का इधर गुणा हो जाएगा, और 22 इधर है अंश में, इधर भाग में हो जाएगा। 22 से 88 को काटेंगे, 4 बार में कट जाएगा, 2 0, तो हो जाएगा r² बराबर 400 गुणे 7, और r बराबर हो जाएगा √400 गुणे 7, और 400 को कितना लिख सकते हैं, 20 गुणे 20, यानी 20 का स्क्वायर और गुणे 7, तो इसको 20 को बाहर निकाल लेंगे, और ये 20 गुणे √7, ये मान आपको मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है 20√7। ये जो हो जाएगा ये त्रिज्या का r का मान हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 48 है, 2x² - x - 1 के हल हैं। अब देखिए 2x² - x - 1 बराबर 0। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको गुणनखंड कर लेना है। कैसे, देखिए 2x² - x को हम क्या लिख सकते हैं, -2x + x। अब -2x + x का मान कितना होगा, -x और -1 बराबर 0। अब -x की जगह बस हमने क्या लिख दिया है, -2x + x। ठीक है, लिख सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पे देखिए 2x कॉमन है, ले लीजिए, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे -1, और यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन ले लीजिए, x - 1 बराबर 0। अब देखिए x - 1 दोनों जगह है, तो ये कॉमन ले लीजिए आप, x - 1। अब देखिए यहाँ क्या बचा, यहाँ पे बचा 2x और यहाँ पे बचा +1, ठीक, बराबर 0। ये आपको गुणनखंड मिल गया। अब देखिए x - 1 गुणे 2x + 1 है, 2x + 1 को बराबर के उधर भेज दीजिए, तो 0/2x + 1 हो जाएगा, जिसका मान होगा 0, यानी कि x - 1 का मान हो गया 0, तो x का मान कितना हो जाएगा, 1। इसी तरीके से x - 1 को अगर 0 के उधर भेज दें तो हमको मिल जाएगा 2x + 1 बराबर 0/x - 1, जो कि 0 होगा। ठीक, और यहां से फिर x का मान निकालेंगे, तो ये -1, 2x बराबर -1 हो जाएगा, और x बराबर -1/2, -1/2। x बराबर लिखना चाहेंगे तो -1/2। तो x के दो मान मिल गए हमको, x का मान 1 मिल गया और x का मान -1/2 मिल गया, जो कि ऑप्शन ए में ही दिया गया है, 1 और -1/2। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 49 से संख्या 14,641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या। 14,641 का अगर वर्गमूल लेते हैं तो वर्गमूल में कितने अंक होंगे ये आपको बताना है। अब देखिए सिंपली समझिए, 100 का वर्गमूल लेते हैं तो 10 आता है, 10 में कितनी संख्या है, 2। इसी तरीके से 10,000 का वर्गमूल लेते हैं तो 100 गुणे 100 ये होता है आपका 10,000, यानी कि इसका वर्गमूल 100 आ गया। ठीक, और इसी तरीके से आप 120 का वर्ग जो होता है वो कितना होता है, 14,400। 120 का जो वर्ग होगा आपका 12 गुणे 12 144 और 2 0, ये आपका हो जाएगा 14,400। अब ये कितना है आपका 14,661, तो बिल्कुल इसके पास का है, तो यही जो हो जाएगा 3 अंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 14,641 मुझे लग रहा है 121 का ही वर्ग होगा, तो 3 अंक होंगे,
तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, ये ऑप्शन सी है ऑप्शन सी जो हो जाएगा 3 अंक होंगे। 14,641 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे? 3 अंक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अंदाजा लगाना था, अंदाजा लगा के आप बता सकते हैं इसको। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 50 है, किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योगफल 285 अंश है, चौथे कोण की माप है। अब किसी भी चतुर्भुज में जो चारों कोण होते हैं उनका जो योग होता है वह कितना होता है? 360 अंश होता है। और 3 कोणों का योग आपको पता है 285 अंश है। मान लेते हैं चौथा कोण x है, तो 285 धन x बराबर होगा 360 के, और ये 360 माइनस 285 x का मान हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 60 और 15 75 अंश। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे 75 अंश, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 50 तक आपने देख लिया, बिल्कुल सही। अब आपको यहाँ तक पूरे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। कम से कम जो आपके खास 5 मित्र हैं उनको शेयर करिए, ग्रुप में शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अब एक क्लास और आपकी बची है, पार्ट 3 बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद जो है हम अतिलघु उत्तरी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपका बहुविकल्पी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरीके से उम्मीद है कि सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, और नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है, डाउनलोड कर लीजिए। कहीं कोई डाउट हो तो नंबर दिया गया है, नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इसी तरीके से आपको सभी विषय पढ़ाए गए हैं, सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप सभी विषयों को पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।